नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि मुर्गी पहले या अंडा, तो देखिए ये तो बड़ा कौतूहल भरा प्रश्न है कि किस प्रकार से और इनका पृथ्वी के ऊपर और ये चीज़ें हैं वो डेवलप हुई हैं। हालांकि साइंटिस्ट ने इसके पीछे बहुत सी अवधारणाएं हैं वो विकसित करी हैं, लेकिन ये जो थंबनेल है इसका टारगेट एक ही था कि अपन जीवों के अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है यानी कि जनन है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपन जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जो रीट के अंदर थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड साइंस वाले हैं या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वाले हैं, उनके अंदर भी शुरुआती जो मैटर है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। इसी से शुरुआत करके और फिर आगे और ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से जीवों का अस्तित्व है वो पृथ्वी के ऊपर बना रहता है और किस प्रकार से ये अपने समान नई संतानें उत्पन्न करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन की यानी कि जनन की। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जनन क्या है। तो सजीवों द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो एक कोशी के जीव हैं, चाहे बहुकोशी के जीव हैं, सभी के अंदर यही प्रक्रिया यानी अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन कहलाएगी। अलग अलग मेथड्स इसके अंदर अपन देखेंगे। रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो प्रकृति के अंदर अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन है वो क्या है? जरूरी है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो फिर उस प्रजाति का, उस स्पीसीज के जीवों का अस्तित्व ही पृथ्वी से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएंगे वो। तो इसलिए प्रजनन है वो आवश्यक है। अब बात करते हैं कि प्रजनन के अंदर डीएनए की क्या भूमिका रहती है। डीएनए है इसका क्या रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर? तो इसके अंदर देखिए क्या रहेगा कि मुख्य रूप से सजीवों के अंदर गुणों से संबंधित सूचनाएं यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो जो आने वाली जो संतानें हैं उनके अंदर जो लक्षण पाए जाने हैं उनकी सूचना है वो किसके अंदर निहित होती है? डीएनए के अंदर ही पाई जाती है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए है वो उपस्थित होता है सभी जीवों के अंदर। तो डीएनए है इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो शुगर है वो इसके अंदर पाई जाती है और इस शर्करा के आधार पर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं ये। और अदर इसके अंदर क्या है कि जो नाइट्रोनी बेस वगैरह होते हैं या फॉस्फेट समूह है ये सब मिलकर के और न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं डीएनए आरएनए उनका फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं अपन तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसके द्वारा और जो गुण हैं, लक्षण हैं, ये किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है कि प्रजनन की प्रक्रिया है उसके लिए जो जनक जीव हैं, पेरेंटल स्पीसीज जो होते हैं, उनके डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात डीएनए की प्रतिकृति उसी के समान हूबहू कॉपी तैयार होती है। पूर्व के समान जो डीएनए है उसी के समान नया डीएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है उससे और अपने समान नया डीएनए तैयार हो जाता है और वो बाद में जनक के लक्षणों को और संतान तक यानी कि जो भी आने वाली नई पीढ़ियां हैं उन तक ट्रांसफ़र करने का कार्य है वो जो रेप्लिकेट डीएनए होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, उसके द्वारा ये प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब डीएनए प्रतिकृति के अंदर जो निहित संदेश यानी कि जो सूचनाएं हैं, जो आनुवांशिक कैरेक्टर उनके अंदर प्रेजेंट हैं, उसी के अनुसार ही संतान है वो क्या होती है? अपने जनक के समान होती है। अब समान होने का मतलब ये नहीं है कि हूबहू एकदम से वो उसकी कॉपी ही दिखती हो, लेकिन उसकी शरीर की बनावट है, उसके लक्षण हैं, उसके अंदर जो शारीरिक मानसिक जो गुण हैं वो क्या होंगे? मुख्य रूप से जो अपने जनक जीव हैं उनसे मैच करते हुए होंगे। जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा है वो बिल्ली के समान ही होता है। तो ये जो कैरेक्टर कि जिस प्रकार की आवाज़, जिस प्रकार का रहन सहन, जिस प्रकार का उसका आचार व्यवहार जो है वो क्या रहेगा? अपने जनक पीढ़ियों के समान ही रहेगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर क्या है? उसके शिशु मनुष्य के समान होना। तो अब उनके अंदर जैसे दो हाथ हैं, पैर हैं, कान, नाक, आँख, इन सब की बनावट वगैरह है वो अपने जनक के समान। जैसे बिल्ली का एक बच्चा है तो उसका बिल्ली जो जनक बिल्लियाँ हैं उनके समान रहेगा। शिशु है तो उसका अपने जनक माता पिता हैं उनके समान रहेगा। तो ऐसी चीज़ें ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो अपन देखते ही हैं अपने आसपास। तो इस प्रकार से गुणों की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो डीएनए द्वारा संपन्न होती है। अब चूंकि अपने जनक के समान जीव हैं वो उनसे उनके समान ही हैं कैरेक्टर में, लेकिन कुछ कैरेक्टर उनके क्या होते हैं? डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कि मान लो हाइट है,
वो माता पिता की ज़्यादा है, लेकिन जो संतानें हैं उनकी थोड़ी बहुत उनसे कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कुछ परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें यानी कि डीएनए प्रतिकृति निर्माण के समय और जो कोशिका विभाजन होता है उस विभाजन के समय जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जो आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं वो जीन होते हैं। उन जीनों का क्या होता है, गुणसूत्रों के अंदर और प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के अंदर मुख्य रूप से जीन विनिमय और काइजमेटा निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उस समय जीनों का विनिमय हो जाता है। और विनिमय होने से, विनिमय का मतलब है कि जीन है गुणसूत्रों के ऊपर एक्सचेंज हो जाएंगे, और जीन एक्सचेंज हो जाने से जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। और उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब कि जो जनक जीव हैं उनके गुणों में वातावरण के कारण या कुछ आनुवांशिक परिवर्तन है उसके कारण अचानक होने वाले परिवर्तन हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्परिवर्तन कहलाएंगे। तो इनके कारण संतान है वो पूर्णतः अपने जनक के समान न होकर के कुछ विभिन्नताएं भी उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये उत्परिवर्तन है, इसके कारण कुछ विभिन्नताएं आती हैं, और उत्परिवर्तन है वो ज़रूरी भी है। नहीं, यानी कि जैव विकास के लिए उत्परिवर्तन है वो क्या है, जरूरी है। धीरे धीरे संतानों के अंदर परिवर्तन आता जाएगा और उससे क्या बनेंगी, नई पीढ़ियां बनेंगी, नई प्रजातियां बनेंगी, नई स्पीसीज बनेंगी। तो इस प्रकार से जैव विकास की प्रक्रिया है उसके अंदर उत्परिवर्तन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बात करते हैं अपन विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं उनका क्या महत्व है। विभिन्नताएं अपन ने देखा उत्परिवर्तन के कारण या फिर धीरे धीरे उनके अंदर जो जीन विनिमय के कारण है वो विभिन्नताएं आती हैं। तो विभिन्नताओं का क्या महत्व है तो विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास का आधार है। यानी कि नई जो स्पीसीज बनेंगी वो स्पीसीज किसके कारण बन पाती हैं, जो विभिन्नताएं हैं उसी के कारण बनती हैं। अब जीवन के अंदर उत्पन्न विभिन्नताओं के कारण ही संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के अंदर नई प्रजातियों का यानी नई स्पीसीज हैं उनका विकास होता है। विभिन्नताएं एक समष्टि या एक स्पीसीज के लिए लाभदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि इन विभिन्नताओं के कारण समष्टि का क्या होता है, विकास होता है, अर्थात नई प्रजातियां हैं वो बनती हैं। एक समष्टि का मतलब यहाँ पर पूरी स्पीसीज है, पूरी प्रजाति है जीवों की। तो उसके लिए तो ये विभिन्नताएं हैं वो क्या हैं, लाभदायक हैं, क्योंकि पूरी की पूरी स्पीसीज है उसमें बदलाव आएगा। तो उसमें बदलाव आएगा तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में या जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनमें सर्वाइव कर जाएगी आराम से। तो उसके लिए तो ये क्या है, प्रॉफिटेबल हैं विभिन्नताएं। लेकिन एक वेस्टी अर्थात कोई पूरी जो समष्टि है, कोई प्रजाति है, उस प्रजाति का कोई एक विशेष जीव है, उसमें अगर कोई विभिन्नता आ गई तो उसके लिए वो क्या हैं, हानिकारक हैं। क्यों भाई? क्योंकि जैसे पूरी समष्टि के अंदर यानी पूरी स्पीसीज में परिवर्तन हुआ तब तो वो सारे के सारे जीव बदल गए, और सारे जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया तो वो एक समूह है, वो एक ग्रुप है, वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, जो भी वातावरण के साथ में उसकी प्रतिस्पर्धा रहेगी उसमें वो जीतेगा। लेकिन उस प्रजाति से कोई एक जीव है वो हट करके हो गया तो फिर उस जीव के लिए अपनी ही प्रजाति के जो अन्य जीव हैं उनके साथ में ही संघर्ष शुरू हो जाएगा, उनके साथ ही क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए ये जो विभिन्नताएं हैं वो क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। क्योंकि एक वेस्ट में विभिन्नता उत्पन्न होने से वह अपनी प्रजाति के अन्य जीवों के साथ ही अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है, उनके साथ ही उसमें क्या शुरू हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है वो अपन सभी जानते ही हैं कि जो उस कंपटीशन के अंदर प्रतिस्पर्धा में जो आगे निकलेगा वही अपना अस्तित्व बचा पाएगा, बाकी का अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अंततः वो जीव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये बात रही अपनी कि किस प्रकार से आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, डीएनए की क्या भूमिका रहती है, विभिन्नताएं हैं उनका क्या रोल है। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के अंदर अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। तो मुख्य रूप से अपन जनन के जो प्रकार देखते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन है वो एकल जीवों के अंदर जनन की विधि है। एकल जीव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि नर और मादा दोनों की जरूरी नहीं है, एक अकेले जीव के द्वारा ही उसके शरीर का कोई भाग है उससे नया जीव विकसित होता है। मुख्य रूप से ये प्लांट्स के अंदर या जो एक कोशी के जीव होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो एकल जीव यानी एक ही जीव से और नया दूसरा जीव, नई संतान उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन होगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो उसके अंदर दो विपरीत लिंगी जीव होते हैं यानी एक नर और एक मादा। इनके मध्य क्या होगी, जनन की प्रक्रिया होगी। उसके अंदर युग्मक, मादा युग्मक होंगे, उनमें संलयन यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, फिर युग्मनज बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे नए जीव का विकास होगा, नई जो प्रजाति है या नई स्पीसीज है वो संतानें हैं वो उत्पन्न होंगी। चलिए बात करते हैं आगे एकल जीवों में जनन। ये एकल है, एकल जीवों में
जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन। देखिए क्या होता है यहाँ पर मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब कोई एक ही जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है, ठीक है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन देखें कि गुलाब का पौधा है और उसकी टहनी को काट करके और अपन ने कहीं दूसरी जगह लगा दिया और नया गुलाब का पौधा है वो अपन ने डेवलप कर लिया, तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, हाइड्रा है, उसके अंदर मुकुल निकल आया, बड निकल आई, कलिका निकली और उस कलिका से अपन ने नया हाइड्रा है वो विकसित हो गया। आलू है, आलू के अंदर आलू की आँख, ठीक है, जिसको कलिका बोलते हैं अपन, वो निकल आती है और उससे अपन नया आलू का प्लांट है, पौधा है, वो तैयार कर लेते हैं। तो ये सब क्या हैं, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो एक अकेले जीव से ही अपने समान नई संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तो ये प्रोसेस है वो क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। एक कोशी के जीव या फिर निम्न वर्गीय यानी जो अल्प विकसित जो बहुकोशी के जीव हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन की विधियां हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं और प्लांट्स के अंदर भी ज़्यादा कारगर होती हैं, ज़्यादा सक्सेस होती हैं। चलिए बात करते हैं अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनकी। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पहली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है वह है विखंडन विधि। ठीक है, विखंडन और खंडन ये दोनों विधियाँ देखने में नाम है वो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो जब कैरेक्टर पढ़ेंगे अपन, विशेषताएं पढ़ेंगे तो दोनों अलग अलग डिफरेंट हो जाएंगे। विखंडन है वो एक कोशी के जीवों में जनन की विधि है और जो खंडन है वो बहुकोशी के जीवों में। ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है जो दोनों को अलग कर रही है। यहाँ पर एक कोशी के जीव है उससे नए नए पार्ट बन रहे हैं तब तो उसको अपन बोलेंगे क्या, विखंडन। और बहुकोशी के जीव के अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, खंडन। ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, बाकी होता यही है कि इनके अंदर जीवों के एक जीव है उसके दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, दो टुकड़े या दो से ज़्यादा टुकड़े होंगे और प्रत्येक टुकड़ा है, प्रत्येक खंड है वो नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। तो डिफरेंस अपने को यहाँ करना है कि एक कोशी के जीवों के अंदर वो टुकड़े बन करके, खंड बन करके और नया जीव बन रहा है, तब तो वो क्या है, विखंडन। और बहुकोशी के अंदर क्या है, खंडन। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि विखंडन, तो ये तो क्लियर हो गया, एक कोशी के जीवों के अंदर अलैंगिक जनन की विधि है। एक कोशी के अंदर अगर वो जीव है वो दो टुकड़ों में टूट रहा है, दो ही खंडों में, तो क्या हो गया, द्विखंडन। और ऐसा होता है अमीबा और लेशमानिया के अंदर। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछते हैं कि लेशमानिया के अंदर अलैंगिक जनन की निम्न में से कौन सी विधि है, तो द्विखंडन है, बहुखंडन है, खंडन है, पुनरुद्भवन है, कौन सी विधि है। ऐसे करके चार ऑप्शन देता है और क्वेश्चन पूछता है और कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। यहाँ पर आगे अपन इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी देखेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम्पल से। तो चलिए, द्विखंडन, अमीबा और लेशमानिया। फिर बहुखंडन की बात करते हैं, यानी कि एक कोशी के जीव में अनेक सारे टुकड़े बन जाएं, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है, जो मनुष्य के अंदर मलेरिया के परजीवी के रूप में आक्रमण करता है, मलेरिया परजीवी के रूप में ये होता है, तो प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ, ये इसके बहुत सारे खंड है वो मनुष्य के शरीर के अंदर जब ये अटैक कर देता है तो उसके बाद में बहुगुणन की प्रक्रिया वो इसके अंदर होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन खंडन की। तो खंडन है वो क्या है, बहुकोशी के जीवों के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर बंटने की, यानी कि टुकड़े बनते हैं और उन टुकड़ों से नया जीव बन जाता है। ऐसा होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। यह हाइड्रा प्लेनेरिया है वो नीचे वाले एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो स्पाइरोगायरा जो मुख्य रूप से कवक है उसके अंदर क्या होगा, बहुकोशी के जीवों के अंदर, और ये खंडन की विधि होगी। फिर पुनरुद्भवन या इसको पुनर्जनन कहेंगे, ये स्टारफिश, तारा मछली, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, इनके अंदर मुख्य रूप से यह जो प्रजनन की विधि है वो देखने को मिलती है। तो इनके अंदर शरीर का कोई भी टुकड़ा जैसे कट करके अलग हो गया किसी भी वजह से, चाहे वातावरणीय परिस्थितियाँ, उससे कोई टुकड़ा है वो टूट करके अलग हो गया, खंड अलग हो गया, अब वो खंड क्या कर लेगा, अपने नए जो पूर्व जनक जीव है उसके समान नया जीव है वो तैयार कर लेगा। तो ये विधि क्या कहलाएगी, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन कहलाएगी। फिर है मुकुलन विधि। यह हाइड्रा में और यीस्ट के अंदर होती है मुख्य रूप से। हाइड्रा के अंदर बड यानी कलिका निकलती है कोई, इसी प्रकार से यीस्ट के अंदर भी, ये जैसे मान लीजिए कि अपन यूँ कह रहे हैं कि ये पूरा यीस्ट है, ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ कोई कलिका निकल आएगी, फिर ऊपर ऊपर इस प्रकार से श्रृंखला बन जाएगी और ये प्रत्येक जो यहाँ पर कलिका निकल रही है वो एक नए यीस्ट के रूप में विकसित हो जाएगी। उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु समासंग। तो ये किसके अंदर होती है, राइजोपस कवक के अंदर होती है। राइजोपस कवक जो है उसके अंदर बीजाणु समासंग यानी कि एक बीजाणु धानी बनती है इस प्रकार से,
और इस बीजाणुधानी के अंदर यूँ छोटे छोटे से बीजाणु बनते हैं। फिर बीजाणुधानी फटती है और फट करके और ये क्या हो जाते हैं, बीजाणु अलग अलग, और प्रत्येक बीजाणु से और नया जो राइजोपस कवक है वो विकसित हो जाता है। इसके बाद में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की विधि। तो ये कायिक जनन है, ये मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होता है, और अलैंगिक जनन की विधि पौधों के अंदर जो है वो कायिक प्रवर्धन है या कायिक जनन है। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, तो इसकी पत्तियों के ऊपर कलिकाएँ निकल आती हैं। गुलाब है उसकी टहनी, आलू है उसका, जिसको अपन कंद बोलेंगे, आलू है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से आलू के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएँ निकलेंगी जिसको आलू की आँख के रूप में भी अपन बोलते हैं। चमेली है, तो इनसे क्या होता है कि इनके शारीरिक जो पार्ट हैं, जड़, तना, पत्ती आदि जो हैं, उन्हीं से क्या होता है और नया जीव है वो विकसित हो जाता है। तो पौधे के कायिक भाग ही हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, ठीक है। तो इन भागों से और नया जीव, नया पादप विकसित होता है। तो ये क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाएगा। तो ये थे एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। अब चलिए अपन पुनः उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन देखते हैं। तो विखंडन, पहली बात, एक कोशी के जीवों के अंदर, दो में तो द्विखंडन, दो से अधिक भागों में तो बहुखंडन, टूटकर नए जीव उत्पन्न करता है, तो ये क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा। विखंडन के अंदर फिर आता है, हालांकि ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता चुका हूँ। द्विखंडन, जब कोई एक कोशी के जीव दो खंडों के अंदर टूट जाता है और दो नए जीव उत्पन्न करता है, ठीक है, तो द्विखंडन अमीबा के अंदर, और लेशमानिया भी ऐसा ही एग्जाम्पल था इसके साथ में। अमीबा में द्विखंडन है वो किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा ऐसे यूँ अनियमित आकृति का जीव है, तो इस प्रकार से यूँ इसका डिवाइडेशन हो सकता है, ऐसे डिवाइडेशन हो सकता है, ऐसे डिवाइडेशन हो सकता है, यानी ऊर्ध्वाधर हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, किसी भी एक्सिस से और या किसी भी तल से ये क्या हो सकता है, दो भागों के अंदर डिवाइड होकर के दो नए अमीबा डेवलप कर सकता है, जनन कर सकता है। तो द्विखंडन है उसके अंदर क्या होता है कि पहले कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बाद में क्या होता है, केंद्रक, दोनों ही खंडित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये पूरा अमीबा जीव है, इसके अंदर ये जो कोशिका द्रव्य है ये भी, और ये जो केंद्रक है ये भी, ये यहाँ बीचों बीच इस एक्सिस के अंदर यूँ टूट करके दो नए अमीबा यहाँ पर बन गए। तो ये अमीबा के अंदर क्या है, द्विखंडन का प्रोसेस है। इसके बाद में लेशमानिया है वो भी द्विखंडन का ही एग्जाम्पल था। इसके अंदर ऊर्ध्वाधर तल के अंदर ही, ठीक है, और क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल के अंदर मुख्य रूप से और जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक खड़ी जो खड़ा अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उस अक्ष के अकॉर्डिंग ही और मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ पर ये दो खंडों में टूटेगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये लेशमानिया है, ठीक है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे ये थोड़ा इधर दो भागों में, देखो यहाँ थोड़ा सा ये एक्सिस बढ़ा, फिर ये एक्सिस और बढ़ रहा है, फिर ये एक्सिस और बढ़ रहा है, और इसके बाद में अपन नीचे देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो कोशिका द्रव्य है वो भी यहाँ यूँ दो भागों में डिवाइड होने लग गया, ये केंद्रक भी दो भागों में डिवाइड हो गए। एट लास्ट यहाँ पर ये दोनों केंद्रक अलग अलग साइडों में आ गए इस प्रकार से, और एट लास्ट ये जो पार्ट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दो नए लेशमानिया हैं वो बन जाएंगे। तो ये द्विखंडन की प्रक्रिया। फिर अपन देखते हैं जो बहुखंडन की प्रक्रिया है। तो बहुखंडन की प्रक्रिया जो मनुष्य के अंदर मलेरिया के परजीवी के रूप में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, अलग अलग जातियाँ इसकी होती हैं, जो मुख्य रूप से वाइवेक्स वगैरह हैं, प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोअन्स, ये प्रजातियाँ अलग अलग अटैक करने का कार्य करती हैं। बहुखंडन, तो ये क्या होता है जब कोई एक कोशी के जीव है, ठीक है, विखंडन के ही दो प्रोसेस हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। तो बहुखंडन के अंदर एक कोशी के जीव है, उसका शरीर अनेक खंडों में टूट करके अनेक नए जीव बनाता है, तो इसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये कवरिंग, ये बाहर का आवरण है, यहाँ नए नए यूँ छोटे छोटे इसके केंद्रक बने, और ये केंद्रक हैं वो टूट करके और फिर नए क्या बना लेगा, इस प्रकार से नए प्रोटोजोआ बना लेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका बहुखंडन की प्रक्रिया प्लाज्मोडियम के अंदर। फिर देखते हैं खंडन। तो खंडन की बात थी, बहुकोशी के जीवों के अंदर खंड बनते हैं अलग अलग, दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, प्रत्येक खंड है वो नया जीव बना लेता है, जैसे स्पाइरोगायरा है। तो इसके अंदर यही होता है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्पल है। स्पाइरोगायरा के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो खंडन विधि के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद में बात करते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रोसेस है। तो शरीर का कोई भी खंड टूट करके अलग हो गया और उस खंड से नया जीव विकसित हो गया, और वो खंड भी जो अपना जो जनक जीव बच गया, उस जनक जीव के ऊपर वो खंड पुनः नया उसका अनुरक्षण की प्रक्रिया के दौरान नया डेवलप हो जाता है।
जब किसी जीव के शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाए तथा यह भाग पुनः नए जीव के रूप में क्या हो जाए, विकसित हो जाए। जैसे स्टार फिश है तो इसमें अपन यूँ इस प्रकार से देख रहे हैं, अलग अलग इस प्रकार से यूँ इसके भाग हैं। अब ये जैसे एक भुजा है वो टूटकर अलग हुई, तो ये भुजा है वो नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगी और इसके ऊपर नई जो भुजा है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। तो देखिए, प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में इस विधि से क्या होता है, जनन की प्रक्रिया वो संपन्न होती है। स्टारफिश के अंदर भी इसी के भाग के द्वारा होता है। हालांकि हाइड्रा है उसके अंदर जनन है वो पुनरुद्भवन के द्वारा भी हो रहा है। हाइड्रा के अंदर जो जनन है वो मुकुलन विधि के द्वारा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये है पुनरुद्भवन। यहाँ देखिए ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जो था ये अलग अलग खंडों के अंदर, ये प्लेनेरिया का जनक जीव है यूँ, ठीक है। ये इसके अलग अलग खंड बन गए, कोशिका द्रव्य अलग अलग भागों में बटा, केंद्रक है उसका भी अंश है वो तीनों भागों के अंदर अलग अलग जाएगा और जाकर के ये क्या कर लेगा, अलग अलग केंद्रक हैं वो डेवलप हो जाएंगे और नए यहाँ पर जितने खंड बने उतने क्या बन जाएंगे, संतति प्लेनेरिया है उनका निर्माण हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर अलैंगिक जनन की विधि पुनरुद्भवन। इसके बाद में मुकुलन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। मुकुलन विधि के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि किसी भी जनक जीव के शरीर के ऊपर एक बड यानी कि कलिका निकलती है। उस कलिका यानी इस अतिवृद्धि को क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं या बड बोलते हैं। जब ये अतिवृद्धि है वो जनक जीव के शरीर के साथ में रहते हुए वृद्धि करेगी, वृद्धि करके बाद में क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अलग होकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। और ये जो अतिवृद्धि निकली थी वो क्या कहलाती है, मुकुल कहलाती है। हाइड्रा में मुकुलन है वो इसी मुकुलन विधि के द्वारा ही हाइड्रा के अंदर मुख्य रूप से अलैंगिक जनन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये देख रहे हो ये एक कोई जनक हाइड्रा है, ठीक है। जनक हाइड्रा ये पूरा का पूरा है। अब इसके ऊपर ये यहाँ पर साइड में कोई अतिवृद्धि निकली, ये फिर धीरे धीरे विकसित हुई और ये यूँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जनक हाइड्रा के समान बनने लगी। और एट लास्ट क्या हुआ, यहाँ पर ये जो जनक हाइड्रा था ये पेरेंटल हाइड्रा और इससे ये क्या बन गई, जो आपकी मुख्य रूप से संतति हाइड्रा था उसका निर्माण हो गया, यानी नए हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो ये मुकुलन प्रोसेस है। इसके बाद में बीजाणु समासंग, ठीक है। तो बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से क्या होता है, एक यूँ तंतु सा निकलता है, निकल कर यहाँ पर फूला हुआ भाग बन जाता है, यानी कि ये बीजाणुधानी बनती है। इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं। बाद में बीजाणुधानी परिपक्व होकर के फट जाती है और ये प्रत्येक बीजाणु है वो क्या करता है, नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो जब किसी जीव के शरीर के ऊपर निकले हुए तंतुनुमा स्ट्रक्चर है उसका अंतिम भाग है वो फूल जाता है, फूल कर ये थैलेनुमा हो जाता है, गोल हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर अनेक सूक्ष्म बीजाणु उपस्थित होते हैं, बीजाणुजनन के नाम से ही इसको जाना जाता है। अब इस बीजाणुधानी के फटने से क्या हो जाता है, परिपक्व बीजाणु है वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है। और हवा के साथ में या पानी के साथ में बह करके अलग अलग स्थानों के ऊपर भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी नए जीव विकसित करते हैं। बीजाणुओं पर एक कठोर भित्ति यानी एक आवरण पाया जाता है। ये नमी की उपस्थिति के अंदर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है गल करके, और बीजाणु जो होते हैं उनका अंकुरण होता है, अंकुरण होकर के नए जीव विकसित हो जाते हैं। ये राइजोपस कवक के अंदर बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइजोपस कवक के अंदर जनन है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग विधि के द्वारा ये जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, यानी शारीरिक किसी भी भाग से, तो मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर होने वाला ये जो रिप्रोडक्शन है वो रहेगा। पौधों के अंदर यही प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। पौधों के अंदर पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन ये है। अब अपन बात करते हैं, देखिए आगे, तो जब पादप के किसी भी कायिक भाग यानी कि जड़, तना, पत्ती, ठीक है, उससे नया भाग विकसित हो जाता है, नया पादप विकसित होता है, तो यह क्या कहलाएगा, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कायिक प्रवर्धन के लिए मुख्य रूप से प्लांट्स की बात करें तो पर्तन विधि, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पौधा है, ठीक है, यूँ इस प्रकार से शाखाएं निकली हुई हैं। अब इनमें से किसी एक शाखा को ऐसे यूँ मोड़ लिया ऐसे, और मोड़कर यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर इसको मिट्टी में दबा दिया, यानी कि परत लगा दी। अब धीरे धीरे इस मिट्टी के अंदर ये जो दबा हुआ भाग है इसको नम रखेंगे, गीला रखेंगे, तो यहाँ जड़ें निकल आएंगी। फिर इस भाग को यहाँ से कट करके अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो मूल प्लांट था वो तो अलग रह गया, और ये जो एक जो आपका नया प्लांट है
वो यहाँ से विकसित हो गया, इसको अपन दूसरी इच्छित जगह के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कायिक भाग से और नया जीव विकसित किया जाता है तो यह कायिक जनन के अंदर, और ये परत विधि कहलाएगी। इसके बाद में कलम रोपण विधि है। तो कलम रोपण मेथड के अंदर भी यही करते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लो ये एक कोई पौधा था, इस पौधे के भाग को यहाँ से कट कर दिया या ऐसे वी शेप में यूँ कट कर दिया। यहाँ दूसरा कोई प्लांट था, इसको भी यूँ वी शेप में कट किया। अब इसका ये ऊपर वाला भाग है, ये जैसे उपयोगी था, ठीक है, और यहाँ नीचे वाला पार्ट है, ये ज़्यादा उपजाऊ या ज़्यादा उपयोगी नहीं था, लेकिन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अंदर ये ज़्यादा सर्वाइव कर सकता था। तो इस भाग को अलग किया यहाँ से, इस ऊपर वाले भाग को अलग, और इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये विधि क्या कहलाएगी, कलम रोपण विधि कहलाएगी। दाब विधि, तो दाब विधि के अंदर वायु दाब विधि या गुट्टी दाब विधि हैं, वो अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, यूँ हार्ड इसका क्या है, तना है, अब इसके ऊपर ऐसे यूँ शाखा लगी हुई है, तो यहाँ से इसके ऊपर वाले भाग को कुरच करके और यहाँ मिट्टी वगैरह लगा करके टाट यानी कि कोई बोरी है वो लपेट दी जाती है। इसको नम रखेंगे, गीला रखेंगे, तो यहाँ जड़ें हैं वो विकसित हो जाएंगी। इस भाग को काट करके अलग कर दिया तो इसको वायुदाब विधि कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नया कोई भी शाखा वगैरह है उससे नया प्लांट है वो तैयार किया जा सकता है। तो देखिए कायिक जनन की जो विधियाँ हैं उनके अंदर परतन विधि यानी परत लगाकर, कलम रोपण विधि या दाब विधि है, ये मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं। इस विधि द्वारा यानी कि कायिक जनन के द्वारा गुलाब, चमेली, आलू, गन्ना, संतरा, अंगूर आदि के अंदर जो जनन है वो आसानी से होता है। जिनके अंदर जो लैंगिक प्रोसेस है, लैंगिक जनन है, वो कठिन होता है, ये नहीं होता। ब्रायोफिल्म जो है उसकी पत्तियों के ऊपर निकली हुई कलिकाएँ हैं वो ज़मीन पर यूँ इस प्रकार से, जैसे ब्रायोफिल्म की यूँ इस प्रकार यूँ पत्ती है ऐसे, ठीक है। अब इस पत्ती के ऊपर यहाँ पर कुछ शाखाएँ निकल आई, यूँ कलिकाएँ निकल आई। अब ये कलिकाएँ हैं वो एक कुछ समय बाद में क्या हो जाएंगी, टूटकर यहाँ से अलग ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगी और फिर ये नए पौधे के रूप में क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। तो ब्रायोफिल्म के अंदर जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, इसकी लीफ के द्वारा होता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा होता है। तो यह है अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियाँ थी जिनके बारे में अपन ने चर्चा करी। इसके बाद में आगे अपन लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। आज के लिए और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको अपन ने देखा। तो ये कायिक प्रवर्धन है। इसके बाद में बीजाणु समासंग, ठीक है, मुकुलन विधि ये अपन ने देखी। हाइड्रा के अंदर प्लेनेरिया वगैरह हैं, इसके अंदर अपन ने पुनरुद्भवन विधि देखी है। खंडन देखा, बहुखंडन और द्विखंडन ये विखंडन की विधियाँ देखी। तो ये सभी चीज़ें हैं वो अपन ने देखी हैं। इनमें से एग्जाम्पल हैं वो बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा और एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो चैनल के साथ में आप बने रहेंगे, वीडियो को लगातार देखेंगे और अपनी तैयारी के अंदर और भी तैयारी को आसान बनाएंगे। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, यह उम्मीद करता हूँ। और आप जो चैनल है इसको थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ और आपका अध्ययन है वो निरंतर चलता रहे और आप भी सफलता को प्राप्त करें, अपने नए आयाम छुएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद।